हाँ जी, नमस्कार। तो आज अपने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस की कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको इस वीडियो में तो सिलेबस का एनालाइज अर्थात विश्लेषण करके समझा दूंगा। अगले वीडियो में समझा दूंगा भी कैसे तैयारी करनी है। ये जो अंतिम दिन बचे हैं, 15-20 दिन बचे हैं, इन 15-20 दिनों में, 25 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे अंतिम रूप देवें, उसका वीडियो मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आज के वीडियो में अपने बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की, कि पाठ्यक्रम क्या है। बहुत सारे बच्चे गाइड खरीद लेते हैं, गाइड खरीदने के बाद में वो पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, पेपर दे आते हैं, उसके बाद में उनका चयन नहीं होता यूजीसी नेट में, तो नेट पास नहीं कर पाते, थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं, या फिर उनको सब्जेक्ट के सही मायने में सिलेबस का ज्ञान ही नहीं है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं सीधे यूजीसी की साइट से डाउनलोड करके और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके समक्ष पढ़ा रहा हूं। इसको एनालाइज करेंगे, कहां से क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है, कहां से क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें इस पे आपने कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली जो इकाई है, उस इकाई में हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास है ये हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन के बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जैसे पाली है, प्राकृत है, जिसके तहत अपने बात करते हैं सौरसेनीय अपभ्रंश की, अर्धमागधीय अपभ्रंश की, मागधीय अपभ्रंश की। इसके अलावा अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं क्या क्या है, अपभ्रंश को अवहट क्यों कहा जाता है, उनकी पुरानी हिंदी से क्या संबंध है, जो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, अवहट विद्यापति ने कहा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे बिहारी सॉरी भोजपुरी भाषा कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, जैसे खड़ी बोली हिंदी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज भाषा है वो कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी की उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है, पहाड़ी हिंदी है, उनकी उपबोलियां खड़ी बोली हिंदी है, ब्रज भाषा है और अवधि की विशेषताएं। तीन सारी मत याद करना, एक तो खड़ी बोली याद कर लेना, एक ब्रज याद कर लेना और एक अवधि याद कर लेना। तीनों ही याद करनी है, इनकी पूरी डिटेल याद करनी है। हिंदी के विविध रूप है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, दक्षिणी है, हिंदुस्तानी है, इसके अलग अलग रूप है। उर्दू हिंदी से ही निकली हुई है। हिंदी का भाषिक स्वरूप है, अर्थात हिंदी की स्वनिम व्यवस्था है, जैसे खंडे और खंडेतर है। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार है। हिंदी शब्द रचना जिस प्रकार उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। हिंदी की रूप रचना जिस प्रकार लिंग, वचन और कारक है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, क्रिया रूप है। जैसे वाक्य रचना में देखा जाए, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जिस प्रकार बोली है, मानक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है। संचार माध्यम अर्थात हिंदी कंप्यूटर और हिंदी है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, देवनागरी लिपि है, इसकी विशेषताएं, इसका मानकीकरण है। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम इकाई है, उस इकाई में ये सारा चैप्टर लग रहा है। इसको दोबारा एक बार अच्छे ढंग से पीडीएफ निकलवा के और उसमें जरूर पढ़ लेना, आपके पास पीडीएफ जरूर होनी चाहिए इस सिलेबस की। अब अपने बात करते हैं दूसरी इकाई में। तो दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखा जाए तो लास्ट तक लगता है, समकालीन साहित्य तक लगता है। इसके अलावा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जितनी भी गद्य विधाएं हैं वो गद्य विधाएं लगती है। तो अपने बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां, जैसे वैज्ञानिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन,
जिस प्रकार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल है, तो अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक नाम दिए, नामकरण है उनके। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? रासो साहित्य है, विशेष तौर से लगता है रासो साहित्य। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य लग रहा है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य लग रहा है, खुसरो की पहेलियां लग रही है, मुकरियां लग रही है जैसे कविता, विद्यापति और उनकी पदावली लग रही है, और कुछ लौकिक साहित्य लग रहा है जैसे जैसे ढोला मारूरा दूहा है। अब अपने बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल के उदय के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत जो हुए हैं, 12 आलवार संत हुए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय जैसे द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि, निर्गुण के जितने भी कवि हैं जैसे संत काव्य के और सूफी काव्य के, सगुण के राम काव्य, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि, उनके काव्य, रीतिकालीन काव्य विभाजन देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है। रीति कवियों का आचार्यत्व है, जैसे रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि है, उनका आचार्यत्व है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल देखिए तो हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी गद्य कहां से शुरू हुआ? नाटकों से। नाटकों के जन्म जाता भारतेंदु माने जाते, तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य में क्या क्या थी, जैसे 252 वैष्णवरी वार्ता, 84 वैष्णवरी वार्ता, जैसे भक्तमाल है। 1857 की क्रांति से सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, भारतेंदु का युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, मतलब मॉडर्निज्म कैसे आया, द्विवेदी युग में जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका से क्या संबंध था, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावादी और उनके प्रमुख कवि, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि जिस प्रकार अपने माखनलाल चतुर्वेदी है, स्वच्छंदतावादी कवि जैसे हरिवंश राय बच्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। छायावादी कवि में देखें तो छायावाद की विशेषता प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद का काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के प्रमुख कवि, समकालीन कविता, समकालीन कविता देख लो, मैंने बताया ना लास्ट तक कहां तक? 2000 तक, सन 2000 तक, छठी शताब्दी से लेके 2000 ईस्वी तक की, छठी शताब्दी से लेके सन 2000 ईस्वी तक की कवियों का इतिहास और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। अब समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता 2000 तक जो पत्रकारिता है वो भी पेपर में पूछी जाएगी। अब अपने बात करते हैं हिंदी गद्य की। हिंदी गद्य है तो हिंदी गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये 4 तो विधाएं अलग से हैं, याद करनी पड़ेगी। एक नया टॉपिक भी आपके लगता है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना तो उपन्यास में भारतीय उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, और उसके बाद में प्रेमचंद के प्रवृत्ति, सन 2000 ईस्वी तक के उपन्यास पूछे जाएंगे, देख लो। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी, प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार आंदोलन, जैसे कहानी है, समांतर कहानी है, उसी प्रकार की कहानियां। हिंदी कहानी, हिंदी नाटक में नाटक और रंगमंच, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्र युग, साठवोत्तर युग और नया नाटक, 2000 ईस्वी तक के नाटक कृतियां और नाटक पूछे जाएंगे। हिंदी एकांकी के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी रंगमंच और उसका विकास के चरण पूछे जाएंगे, हिंदी का लोक रंजन रंगमंच है, जो नुक्कड़ नाटक होते थे वो पूछे जा सकते हैं। हिंदी निबंध में उद्भव विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार पूछे जाएंगे, जैसे शुक्ल जी है, सरदार पूर्ण सिंह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विद्यानाथ मिश्र है, कुबेरनाथ रॉय है, ऐसे प्रमुख निबंधकारों के बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी आलोचना नया टॉपिक है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, वो जो ग्रंथ लिखते हैं वो प्रकार से आलोचना ग्रंथ ही लिखते हैं वो, तो ऐसे प्रकार के पूछा जाएगा। अब अपने बात करते हैं अन्य गद्य विधाएं भी पूछी जाएगी। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना से इतर भी कुछ गद्य विधाएं हैं, जैसे
रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, आत्मकथा जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हिंदी का प्रवासी साहित्य भी महत्वपूर्ण है, जैसे अवधारणा और प्रमुख प्रवासी साहित्यकार, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई इससे संबंधित प्रश्नों की। अब अपने बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट के बारे में क्या है कि साहित्य शास्त्र से संबंधित काव्य शास्त्र पूछा जाएगा। भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र पूछे जाएंगे, याद कर लेना। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, प्रमुख संप्रदाय है, जैसे रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, वामन के, ध्वनि संप्रदाय है, आनंद वर्धन के, कुंतक है, जिस प्रकार क्षेमेंद्र है, औचित्य के, रस निष्पत्ति सिद्धांत और साधारणीकरण पूछा जाएगा। शब्द शक्ति काव्य गुण काव्य दोष पूछे जाएंगे। प्लेटो के काव्य सिद्धांत पूछे जाएंगे। अरस्तु के अनुकरणवाद, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन, 3 सिद्धांत लगते हैं अरस्तु के। अरस्तु के कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत, अनुकरण, त्रासदी, ट्रेजेडी और विरेचन सिद्धांत, निकालना, कचरा निकालना। वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी दोनों सिद्धांत लग रहे हैं। कोलरिज की कल्पना और फैंटेसी दोनों सिद्धांत लग रहे हैं। टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत लग रहा है और परंपरा का सिद्धांत लग रहा है। इंपर्सनल सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत दोनों लग रहे हैं। रिचर्ड्स का मूल्य का सिद्धांत लग रहा है, संप्रेषण का सिद्धांत लग रहा है और काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत लग रहा है। एक इसमें रूसी रूपवाद भी लग रहा है, रूस का रूपवाद है ना, वो भी लग रहा है। नई समीक्षा है, मिथक है, फैंटेसी है, कल्पना है, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। माइथोलॉजी, जो अंग्रेजी में जिसको माइथोलॉजी बोला जाता है, जिस प्रकार रामायण है, महाभारत है, माइथोलॉजी में आती है। फैंटेसी कोरी कल्पना होती है, प्रतीक रूप में बनाए जाते हैं, बिंब चित्र। अब अपने बात करें साहित्य शास्त्र के बाद में कुछ अपने बीए का पार्ट लग रहा है। एक चौथी जो यूनिट है ना, चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि की, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी में साहित्य काव्य शास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दूसरी में इतिहास, पहली में भाषा विज्ञान। चौथी यूनिट में क्या लगती है? कुछ अवधारणाएं लग रही है, विचार विचार। कौन कौन सी अवधारणा लग रही है? जैसे देखो, भारतीय नवजागरण है, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी नवजागरण है, खड़ी बोली का आंदोलन है, फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान है, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है, गांधीवादी दर्शन है, अंबेडकर दर्शन है, रामन और लोहिया दर्शन है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म, अस्मिता मूलक विमर्श है, जैसे दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है। ये सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है। ये चौथी इकाई है। अब अपने बात करें पांचवी इकाई की, इससे संबंधित विचारों से संबंधित वैचारिक पृष्ठभूमि है, इससे संबंधित पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। अब अपने बात करते हैं पांचवी इकाई की। पांचवी इकाई में हिंदी कविता है, जिसमें शुरुआत होती है पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो का कौन सा खंड लग रहा है? तो रेवा तट नाम का खंड लग रहा है। अमीर खुसरो की पहेलियां लग रही है और मुकरियां लग रही है, इससे संबंधित अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। विद्यापति की पदावली लग रही है, और विद्यापति की पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है ना, वो विद्यापति की पदावली लग रही है। और उसमें कितने पद लग रहे हैं? 1 से 25 पद लग रहे हैं। कितने पद लग रहे हैं? 1 से 25 पद। कबीर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है, न कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है, उस कबीर के 160 से लेके 209 पद लग रहे हैं। 160 पद से लेके 209 पद तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कबीर के पद है वो लग रहे हैं। जायसी ग्रंथावली है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसका नागमती वियोग खंड पूरा लग रहा है। 12 मासा जो वर्णन है ना, 12 मासा वर्णन पूरा ही लग रहा है। जो रामचंद्र शुक्ल का भ्रमर गीत सार है, अर्थात सूरदास द्वारा लिखित है, वो जो भ्रमर गीत सार है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसके 21 से लेके 70 पद लग रहे हैं। कितने पद लग रहे हैं? 21 से लेके 70 पद लग रहे हैं। रामचरितमानस का जो उत्तर कांड लग रहा है, 7 कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लास्ट वाला जो कांड है वो लग रहा है इसमें उत्तर कांड।
बिहारी सत सही है, जो जगन्नाथ दास द्वारा संपादित है, ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके 1 से लेके 50 तक पद लग रहे हैं। ये 1 से 50 तक पद पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा करते थे, उससे पहले 1 से 100 तक पद लगा करते थे। गणानंद कवित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 1 से 30 पद लग रहे हैं। मीरा पदावली है, तो ये मीरा पदावली जो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा संपादित मीरा पदावली है ना, उसके पद लग रहे हैं 1 से लेके 20 तक पद। ये जो सिलेबस है, यही सिलेबस लगभग 70% सिलेबस है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आता है। अगर आपकी नेट क्लियर होती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न केवल क्वालिफाई होते हैं बल्कि तैयार भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं कि अपनी नेट होगी, अपनी जेआरएफ होगी, तो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर कर देंगे। ऐसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती महत्वपूर्ण है, ये लग रही है। इसके अलावा साकेत का 9वां सर्ग लग रहा है, जो उर्मिला से संबंधित है, वो वाला सिलेबस में लग रहा है। जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य लग रहा है पूरा का पूरा। इसके अलावा कामायनी के 3 सर्ग लग रहे हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग। श्रद्धा सर्ग तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लग रहा है, लेकिन ईड़ा और लज्जा सर्ग ये नहीं लग रहे, इसकी जगह चिंता सर्ग लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में चिंता सर्ग लग रहा है। देखो, निराला की जूही की कली, निराला की जूही की कली रचना लग रही है। जागो फिर एक बार, शेर की मान में आया सियार, सरोज स्मृति अपनी पुत्री सरोज की याद में, राम की शक्ति पूजा असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रही है, ये स्कूल व्याख्याता में भी लग रही है। कुकुरमुत्ता, बांधुन नाव इस ठाव बंधु, ये कविता भी लग रही है। ये सिलेबस भी याद कर लोगे ना तो 5 से 10 प्रश्न तो आपके सिलेबस से ही सही हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पद की परिवर्तन कविता लग रही है, और एक प्रथम रश्मि, रश्मि का मतलब किरण, वो कविता लग रही है। महादेवी वर्मा की बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत जरो, ये महादेव वर्मा की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी है, उसका 3रा अंक लग रहा है, और रश्मि रथी के सारे अंक लग रहे हैं। रश्मि रथी कंप्लीट, सारी की सारी रश्मि रथी लग रही है भाई। हाँ जी, नागार्जुन की कालिदास रचना है। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुदिया सोई उनके पास, वो वाली। खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूं, ये नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र की कविताएं लग रही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की जो कविता है, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, हरी घास पर क्षण भर, असद्य वीणा, बहुत महत्वपूर्ण भी कविता, असद्य वीणा, लंबी कविता, कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है इस रचना पे उनको। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, अंधेरे में कविता तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त कविता है। धूमिल है, जो सुदामा पांडे धूमिल है, उसकी नक्सलवाड़ी कविता, मोचीराम कविता, अकाल दर्शन कविता, और रोटी और संसद कविता, रोटी और संसद कविता, ये भी सिलेबस के अंतर्गत लग रही है। अब अपने बात करते हैं उपन्यासों की। अब अपने बात करें कुछ उपन्यासों की, इकाई से संबंधित, इकाई चौथी इकाई में उपन्यासों से संबंधित बात करें तो उपन्यासों से संबंधित प्रमुख जो महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो प्रसिद्ध उपन्यास है ना, वो लग रहे हैं सिलेबस में। जैसे पहला तो प्रसिद्ध उपन्यास है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी है। फिर लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है। प्रेमचंद का गोदान, गोदान तो भाई गोदान ही है। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी है, जिसका पहला भाग लग रहा है अभी शेखर एक जीवनी का। कई विद्वान कहते हैं ना कि शेखर एक जीवनी शेखर की जीवनी नहीं है, बल्कि अज्ञेय की जीवनी है। अज्ञेय उसको नकारते हैं कि ये मेरी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भटकी आत्मकथा, कल्पना और इतिहास का मिश्रण है इसमें। हर्ष के जो दरबारी कवि बाण थे, उनके बारे में है ये।
फणीश्वरनाथ रेणु का मेला अंचल तो पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यशपाल का झूठा सच जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया था, ये दो भागों में है। झूठा सच दो भागों में है, वतन और देश का भविष्य, ये दो भागों में है, याद रख लेना। वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। एक ही किताब है लेकिन इसके दो खंड है एक ही किताब में, वतन और देश का भविष्य। अमृतलाल नागर का मानस का हंस लग रहा है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित, तुलसीदास की जीवनी है ये। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास लग रहा है। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा लग रहा है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी लग रहा है। तलाकशुदा पति पत्नी के जो बेटे हैं उसके बेटे पर आधारित है ये उपन्यास। जगदीश चंद्र का धरती धनन है अपना, जगदीश चंद्र का धरती धनन है अपना, ये उपन्यास लग रहा है। ये है अपना उपन्यास का सिलेबस, मतलब इसमें इतने इतने उपन्यास, तो पर्टिकुलर उपन्यास से संबंधित अंदर पंक्तियां भी पूछी जा सकती है, इनके पात्रों से संबंधित भी पूछा जा सकता है। अब जो 7वीं इकाई है इसमें है कहानी। कहानी में जैसे राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला की कहानी ना, चंद्रदेव से मेरी बात, और दुलाई वाली, दुलाई वाली तो हिंदी की प्रथम कहानियों में से एक है। माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो एक टोकरी लेके आती है, टोकरी भर मिट्टी लाती है, और वो जो साहूकार होता है वो उसको, उसकी झोपड़ी को निकाल देना चाहता है, ऐसे कुछ है वो। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी और दुनिया का अनमोल रत्न, दुनिया का अनमोल रत्न को प्रेमचंद की प्रथम कहानी भी माना जाता है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना कहानी लग रही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओ हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक ही कहानी है। उसने कहा था, इतनी प्रसिद्ध है, जैसे 3 ही कहानियां लिखी, उसने कहा था सुख में जीवन बुद्धू का कांटा, उसने कहा था इतनी जबरदस्त कहानी है इसकी बराबर की आज दिन तक मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी, इतनी जबरदस्त कहानी है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी है भाई ये, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी, ये भी राष्ट्रीयता की भावना पर है। बुद्धगुप्त चंपा की कहानी है। जिनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, तीसरी कसम का दूसरा नाम है उर्फ मारे गए गुलफाम। आगे की गेगरिन कहानी है, रोज कहानी है, रोज ही होता है, रोज ही होता है, रोज ही होता है, वो वाली। शेखर जोशी की कोसी का गटवार, ये कोसी का गटवार वो, ये कोसी नदी है उसके ऊपर वो चक्की चलाता है, कोई एक सैनिक होता है, रिटायर्ड सैनिक है वो। भीष्म साहनी की है अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, वो जो अपने मालिक अपने बॉस को बुलाता है घर, और घर पे बूढ़ी अम्मा रहती है और वो बॉस से मिलवाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाएगी कि घर पे बूढ़ी अम्मा है, बॉस उसको देख लेता है, ऐसे कुछ कहानी है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई जो व्यंग्यकार है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्मसिया, और परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की, आधुनिकता से त्रस्त अकेलेपन की कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी। अब अपने पढ़ते हैं 8वीं इकाई। 8वीं इकाई में है नाटक। भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, बहुत ही प्रसिद्ध है, ये यूपीसी के सिलेबस में भी लगता है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी में तीनों नाटक लग रहे हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक लग रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली लग रहा है। मोहन राकेश के 2 नाटक लग रहे हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजस नहीं लग रहा बस। हबीब तनवीर का आगरा बाजार लग रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुत प्रसिद्ध नाटक है बकरी। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य लग रहा है। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी लग रहा है, अंजो दीदी लग रहा है। और मन्नू भंडारी का राजनीतिक जीवन पर लिखा गया जबरदस्त नाटक है महाभोज। याद रख लेना, महाभोज नाटक भी है और महाभोज उपन्यास भी है, दोनों के दोनों ही मनु भंडारी ने लिखे हुए। आपके यूजीसी की सिलेबस में क्या लग रहा है, नाटक लग रहा है, याद रख लेना, न कि उपन्यास लग रहा है। अब कुछ 9वीं इकाई है जिसमें अपने निबंध देख रहे हैं। तो निबंध में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है दिल्ली दरबार और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बलिया में एक भाषण दिया था भारतेंदु ने, वो भारतवर्ष की कैसे उन्नति हो सकती है, ये निबंध रूप में बाद में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे जो जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उसमें उन्होंने व्यंग्य रूप में लिखे थे। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है,
आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था को जब मनुष्य वाणी का रूप कहते हैं तो वो क्या बनती है? कविता बनती है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं? जैसे पहले जमाने में लोग नाखून बढ़ाते थे ताकि रक्षा के प्रतीक थे, आज के जमाने में लोग नाखून काटते हैं क्योंकि सुंदरता के प्रतीक है, नाखून को सजाया जाता है। तो इनकी बेटी इनसे प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध लिखते हैं कि नाखून इस वजह से बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम है। कुबेरनाथ रोय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेक की रोय का जाग मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर। और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य निबंध लग रहा है। अब है अन्य कुछ गद्य विधाएं भी लग रही है सिलेबस में, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं। महादेव वर्मा की ठकुरी बाबा है। तुलसीराम का मुर्दैया है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में है, ये जीवनी है। मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी आत्मकथा है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूं के याद करूं, ये 4 भागों में जो इनकी आत्मकथा है उनका एक अंश लग रहा है। पहला भाग रमणिका गुप्ता की आप हुदरी है। हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव व्यंग्य संग्रह है। कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़। दिनकर संस्कृति की 4 अध्याय जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। राहुल सक्सेना एक ये यात्रा वृतांत लग रहा है, और ये भी यात्रा वृतांत है। अरे यावरे रहेगा याद। तो ये सिलेबस है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है इन 20, 25 से 30 दिनों में। फिर उसके बाद में मैं आपको यूनिट वाइज समझा दूंगा कि कैसे यूनिट वाइज आपको तैयार करना है। जो भी आपके पास गाइड होगी उस गाइड में आपको कैसे तैयार करना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना भी। धन्यवाद। हेलो।